नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, जीएससी बायोलॉजी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ये वो सभी प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में ज़रूर आ चुके हैं और आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप बैठ करके सारे सिलेबस को कंप्लीट करें। तो बेटर वे इज़, अब आपको क्या करना है, आपको वो सारे क्वेश्चंस को रिपीट करना है, उन एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ करना है। हालांकि देखिए, आपने जब वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं एक बारी तो आपको जस्ट रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो आप जस्ट रिवाइज़ कीजिए और बिल्कुल स्मार्ट स्टडी कीजिए। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं और ये वही एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अदर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। जैसे कि आपको कौन से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है, आपको आर्मी स्कूल की टीजीटी की, केवीएस के टीजीटी की, यानी ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी केवीएस में आ चुके हैं, एनवीएस में आ चुके हैं, DSSB में आ चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही राजस्थान में आ चुके हैं, यूपीपीसीएस प्री में आ चुके हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग स्टेट्स में आ चुके हैं टीजीटी एग्जाम्स के लिए, तो वो एरिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की सीरीज़ में हम वही सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज की सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप हमारे टेलीग्राम परिवार का एक सदस्य बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कवर करेंगे फैमिली पोएसी को, जो कि एक डिमांडेड कंटेंट है। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर के सेक्शन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली पोएसी जिसे ग्रामिनी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे या फिर फैमिली पोएसी कहे या फिर ग्रामिनी कहे, बोथ आर इक्वल, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मोनोकॉट फैमिली के नाम से भी जाना जाता है इसे। और आज इस वीडियो में जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं उसमें आपका आता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, दूसरा आता है फ्लोरल कैरेक्टर्स, तीसरा आता है फ्लोरल फार्मूला और लास्ट है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए अब आज के कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो फैमिली पोएसी जिसे ग्रामिनी के नाम से भी जाना जाता है, तो हम एकदम पूरा जो अपना पिछले टाइम से जो स्ट्रैटेजी लेकर कर चल रहे हैं, इस टाइम भी हम वही फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले हम आपको एग्जांपल्स बताएंगे, 2 एग्जांपल्स ऐसे, सिर्फ 2 एग्जांपल, ठीक है। बाकी आपकी स्क्रीन पे है, आप उसे इजीली देख सकते हैं। 2 एग्जांपल में आपका मक्का आता है, गेहूँ आता है, आप गन्ना भी ले सकते हैं, ठीक है, बांस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे राइस वगैरह हैं, तो जितने भी अनाज हैं, बेसिकली अनाज में आपका कोई भी अनाज आ सकता है। तो वो सारे अनाज किसके अंदर आते हैं, ग्रामिनी फैमिली के अंदर, ठीक है। तो आप कोई भी अनाज ले लीजिए। अब चलिए उन प्लांट्स को अपने माइंड में रख करके कि हाँ ये प्लांट्स का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब चलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला हैबिटेट। तो मोस्टली देखिएगा कि जो हैबिटेट होता है इन सभी ग्रामीणी फैमिली का, एक सेकेंड, जो हैबिटेट होता है ग्रामीणी फैमिली का, ठीक है, सॉरी हैबिटेट नहीं, हैबिट और हैबिटेट में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। हैबिटेट मतलब होता है लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस और हैबिट मतलब होता है किस तरह का नेचर वो शो करते हैं, ठीक है। तो चलिए हैबिट जो इनका होता है, दैट मीन्स कि ये एनुअल प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल जिन्हें कहा जाता है दूसरी भाषा में। तो एनुअल प्लांट्स मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें डेवलपमेंट से लेकर के फ्रूटनिंग, सीडलिंग सब आता है, ठीक है। तो एनुअल प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि बाइनियल भी कई सारे देखे जाते हैं और पेरिनियल भी कई सारे देखे जाते हैं, लेकिन देखिए रेयरली ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपके एनुअल प्लांट्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो बाइनियल और पेरिनियल भी है, ये भी नज़र आते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस में, ठीक है। अब देखिए हब यहाँ पे कैसे होते हैं, तो यहाँ पे हब जो होते हैं कुछ बैम्बू टाइप के भी वुडी होते हैं और साथ में कुछ श्रब्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये सारे हैबिट जो होते हैं उन सभी के अंदर नज़र आते हैं। एनुअल भी होते हैं, बाइनियल भी होते हैं, पेरिनियल भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं और कुछ बैम्बू लाइक्स होते हैं, वुडी भी, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। अगला देखिए,
अब रूट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो रूट सिस्टम यहाँ पे देखिए कैसा होता है। तो रूट सिस्टम यहाँ पे एडवेंटिशियस टाइप का, सिल्ट टाइप का पाया जाता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यह आपका राइस और यह आपका शुगर केन। ठीक है, दोनों में आपको क्या नज़र आ रहा है? दोनों में आपको नज़र आ रहा है कि जो इसके जड़ें हैं वो ज़मीन के ऊपर उगी हुई हैं। ठीक है, तो आपकी क्या है? एडवेंटिशियस या फिर स्टिल्ट रूट। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है। एडवेंटिशियस मतलब क्या होता है कि एक आपका एक्सिस है जो प्लेन है सॉइल का, इसके जस्ट ऊपर एकदम जो है जड़ें कुछ इस प्रकार से निकलती हैं, बराबर बराबर एक ही जगह से। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये सारी। नेक्स्ट देखिए, स्टेम की बात करी जाए तो स्टेम जो होता है यहाँ पे हर्बेशियस होता है, हॉलो होता है, और मतलब अंदर से खाली की तरफ तना होता है इनका, हर्बेशियस होता है। ठीक है, अब मक्के को अगर छोड़ दिया जाए तो एग्जांपल में देखिए, शुगर केन सिलेंड्रिकल, शुगर केन जो होता है उसका जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, इनके हर स्टेम के, इनके पूरे स्टेम के अंदर छोटे छोटे गैप्स के बाद एक नोड्स पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये देख लीजिए, बैम्बू में भी नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब नोड्स क्या होते हैं तो अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, ये जो आप गन्ने के अंदर ये जो गांठें देख रहे हैं इन्हें नोड्स कहा जाता है, और इन गांठों के बीच की जो जगह होती है इन्हें इंटरनोड्स कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। इनका जो स्टेम होता है बेसिकली इरेक्ट होता है, यानी कि स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट अपवर्ड जाता है ये स्टेम। ठीक है, अगला देखिए, अगला है लीव्स। तो लीव्स के बारे में बात करी जाए तो लीव्स इनके सिंपल होती हैं, क्योंकि मोनोकॉट है इसलिए यहाँ पे जो वेनेशन देखी जाती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, लिग्यूल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिग्यूल प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ की इनकी जो लीफ होती हैं वो कैसी होती है? अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब कि ये लीफ, एक अगर ये स्टेम है, एक लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरी लीफ यहाँ पे, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, ये होती है अल्टरनेट प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी यहाँ पे जो लीव्स होती है काफ़ी लंबी होती हैं, और जो इनका ब्लेड होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, पैरेलल वेनेशन नज़र आती है, लिग्यूल भी जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट फीचर था लीव्स के रिगार्डिंग। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि फ्लावर किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं स्टेम के अंदर। ठीक है, पहला देखिए इन्फ्लोरेसेंस में आता है स्पाइक। ठीक है, दूसरा होता है स्पाइकलेट, और पैनिकल जो होता है ये देखा जाता है जनरली, पैनिकल जो कि देखा जाता है जनरली। ठीक है, दूसरी चीज़ अब देखिए, स्पाइकलेट कैसा होता है, स्पाइक कैसा होता है, तो दोनों के बीच में अंतर देख लीजिए। स्पाइक मतलब होता है कि एक आपका स्टेम है, इस पर छोटा छोटा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, तो स्पाइक हुआ। छोटा सा इधर, छोटा सा इधर, फिर छोटा सा इधर, छोटा सा इधर, तो ये क्या हुआ? स्पाइक हुआ। स्पाइकलेट मतलब कि गेहूं का अगर आपने फूल देखा होगा कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा, जिसमें पेडिकल होगा, आउटर ग्लिम्यूल होगा, लेमा होगा, पैले होगा, ऑन होगा, रैकिला होगा और फ्लोरेट होगा। तो ये सभी क्या हो गया? आपके स्पाइलेट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। तो यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर्स में देखिए इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, स्पाइक होता है, स्पाइकलेट होता है और पैनिकल होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर यहाँ पे कैसे होते हैं? ब्रैक्टिएट, यानी कि यहाँ पे जो फ्लावर होता है उसके जस्ट नीचे एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे ब्रैक्ट कहा जाता है। तो ये कैसा फ्लावर होता है? ब्रैक्ट के साथ में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्रैक्टिएट। ठीक है, दूसरा चीज़ सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे लीफ जो मतलब जो स्टेम है उससे किसी और पेडिकल के द्वारा, यानी कि स्टॉक के द्वारा जो फ्लावर है वो अटैच्ड नहीं है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डंठल के द्वारा जो है वो फूल अटैच्ड है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा पैटियोलेट। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाएगा? सेसाइल। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डंठल के द्वारा जो फ्लावर है वो अटैच्ड नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, फ्लावर यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट होता है, दैट मीन्स कि मेल एंड फीमेल बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट एट द सेम फ्लावर। ठीक है, कई बार यूनिसेलुलर भी यूनिसेक्सुअल भी देखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रजातियां हों जिनके अंदर सिर्फ एक जो है वो गैमेट पाया जाता है। ठीक है, या फिर एंथर, या फिर पाया जाए, या फिर ओवरी पाया जाए, दोनों में से कोई एक। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जैसे कि फ्लावर को आप सिर्फ एक एक्सिस से काटेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ही यहाँ पे क्या नजर आएंगे? ये सब दो हेल्स में इक्वली डिवाइडेड नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, हाइपोगाइनस यानी कि यहाँ जो ऊपरी ओवरी होती है वो कैसी होती है? इन्फीरियर होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला देखिए,
अगला पैरेंथ की बात करते हैं हम, तो पैरेंथ यहाँ पे होता है रिड्यूस्ड, ठीक है, और लॉक्यूल यहाँ पे क्या होता है, 2 या 3 चैम्बर्ड होता है। लॉक्यूल मतलब क्या कि आपका ये जो ओवरी है ना उसके अंदर कितने चैम्बर्स हैं, इसे ही कहा जाता है लॉक्यूल। तो 2 या 3 लॉक्यूल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ हो सकता है 2 लॉक्यूल्स पाए जाएँ, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि 3 लॉक्यूल्स पाए जाएँ, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। अगला देखिए, अगला बात करते हैं एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम देखा जाए तो 3 स्टेमन इसके अंदर पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, और रेयर केसेस में आपको 6 स्टेमन भी नज़र आएंगे, जैसे कि राइस में नज़र आता है, ठीक है। पॉलीएंड्रस होते हैं, पॉलीएंड्रस मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि एक ही जो प्लांट होता है, एक ही प्लांट के अंदर कई सारे जो स्टेमन हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। कई बार एक स्टेमन पाया जाता है, कई बार 6, और कई बार 6 से ज़्यादा भी जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन, ठीक है। अगला देखिए, चलिए अब गायनोशियम की बात करते हैं। तो गायनोशियम यहाँ पे कैसा होता है, मोनोकार्पेलरी, यानी कि यहाँ पर एक सिंगल कार्पेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़, ओवरी यहाँ पे सुपीरियर केस में देखी जाती है, या तो यूनिलॉक्यूलर नज़र आएगी सिंगल ओव्यूल के साथ में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर ज़्यादातर केसेस में आपको, मतलब 90% केसेस में आपको सिंगल ओव्यूल यानी कि यूनिलॉक्यूलर जो है वो नज़र आता है उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो बेस की तरफ प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा मतलब वो ओपनिंग जहाँ से जो मेल गैमेट है वो एंटर करता है, तो बेस की तरफ यहाँ पे आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, तो ये क्या कहलाएगा, बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। अगला देखिए, अगला है फ्रूट्स। इसका किस टाइप के देखे जाते हैं, तो फ्रूट्स यहाँ पे देखिए, पहला कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस मतलब होता है जैसा गेहूं के अंदर जो आप देखते हैं ना, बिल्कुल यही जो होता है फ्रूट, इसे कहा जाता है कैरियोप्सिस, ठीक है। कई बार बैरी शेप के भी नज़र आते हैं और नट शेप के भी नज़र आते हैं, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ ये वैरी करते जाते हैं, पर बेसिकली यहाँ पे जो फ्रूट या सीड जिसे आप कहते हैं वो होता है कैरियोप्सिस टाइप, जैसे कि आप गेहूँ का जो है सीड वो देखते हैं, ठीक है। कई बार बैरी या नट के केसेस में भी देखा जाता है। तो सीड जो है यहाँ पे कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक, ठीक है। फ्रूट कैसा होता है, कैरियोप्सिस। एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपका कॉर्न है, ओट है, राइस है, और ये जो आपका क्या है, ये आपका मिक्स्ड है। मिक्स्ड फॉर्म में देखिए, कॉर्न और जो आपका वीट है ये एक मिक्स्ड फॉर्म में आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला देखिए, फ्लोरल फॉर्मूला की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको दिखेगा फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। ब्रैक्टिएट होता है, ठीक है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक एक्सिस है जहाँ से आप इसे काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड नजर आएगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट आर प्रेजेंट एट द सेम फ्लावर, ठीक है। लॉक्यूल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था आपके लिए, ठीक है। एंड्रोशियम कितने होते हैं, 3 होते हैं। गायनोशियम कितना होता है, 1। ओवरी क्या होता है, ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होता है, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला देखिए, अगला है आपका फ्लोरल डायग्राम। तो ये देखिए, ये क्या है आपका, ये है आपका ब्रैक्टियोलेट, ठीक है। इसके अंदर आपको ये नज़र आएगा आपका पैले, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको लॉडिक्यूल्स नज़र आएंगे, ये 2, ठीक है। और ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये है आपका एंड्रोशियम 3, ठीक है। और ये क्या है आपका लॉक्यूल, ठीक। तो ये है आपका फ्लोरल फॉर्मूला। अगला देखिए, अगले हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखिए, सीरियल्स की तरह यानी अनाज की तरह यूज़ किया जाता है इनके मेंबर्स को। सबसे पहला आपका देखिए ट्राइटिकम एस्टिवम यानी कि गेहूँ। दूसरा देखिए ओराइजेस सताइवा यानी कि चावल। तीसरा आपका जी मेज यानी कि मक्का, ठीक। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इस फैमिली की, ठीक है। और बेसिकली एडिबल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ है देखिए जौ, राई और जई, जिसे क्या कहा जाता है, होडियम वल्गैरे, सेले सेरेले और एवेना सटाइवा, ये सभी क्या होते हैं, एडिबल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अगला है देखिए माइनर सीरियल्स, यानी कि यहाँ पे जो छोटे अनाज होते हैं जिनमें बाजरा ज्वार आता है, ये सभी किसके काम आते हैं, खाने के। तो हमने पहले ही कहा था कि ये जो फैमिली पोएसी है, जो फैमिली पोएसी से ग्रामीणी के नाम से भी जाना जाता है, तो बेसिकली क्या है, एक अनाज की फैमिली है, ठीक है। तो अनाज के आप इसके एग्जाम्पल जितने भी देखेंगे सभी एक प्रकार के अनाज हैं, ठीक है। दूसरा देखिए एज अ फॉडर यानी कि चारे के रूप में। तो यहाँ देखिए पोआ एन्यूला जो है, पोआ के नाम पे इसे क्या रखा जाता है, पोएसी फैमिली। तो पोआ जो होती है एक प्रकार की घास होती है और किस फैमिली को बिलोंग करती है, ग्रामिनेसी, ठीक है।
आप देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, ये आपका साइनोडम डैक्टाइलन है, ठीक है, जो कि जानवरों की या भैंस की या गाय के खाने के काम में आता है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप सबके लिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला है शुगर बनाने के लिए। तो शुगर बनाने के लिए जो गन्ना है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और गन्ने का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, तो सैकरम ऑफिसिनारम जो है वो गन्ने का जो है साइंटिफिक नेम है, ठीक है। किस लिए यूज़ होता है, शुगर प्रोडक्शन के लिए। अगला देखिए, अगला है बैम्बूसा, यानी कि लकड़ी जो है, लकड़ी या बैम्बू जो है हमें कहाँ से मिलती है, वो मिलती है हमें ग्रामिनी फैमिली से, ठीक है। ग्रामिनी फैमिली के अंतर्गत जो बैम्बू ट्री है वहाँ से हमें क्या मिलता है, बैम्बू। किसके काम में आता है, तो अब कई बार रूफ बनाने के काम आते हैं गाँव में, ठीक है। कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं जैसे ऑर्नामेंटल थिंग्स है वो बनाने के लिए। आजकल तो देखें आप, रिसाइकल चीज़ों जो है, रिसाइकल चीज़ों से बचने के लिए ये जो आपको इको फ्रेंडली चीज़ें, यानी कि बैम्बू का बॉटल, बैम्बू का ग्लास, बैम्बू का टी पॉट, अब आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है, तो वहाँ पर भी बैम्बू जो है वो इक्वली यूज़फुल होता है, ठीक है। अगला देखिए, अब अगला है आपका ऑयल। तो ऑयल जो है वो निकाला जाता है सिम्बोपोगोन सिट्रेटस से। तो ये आपका एक प्रकार का ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट है, जिसे लेमन ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो जो लेमन ग्रास है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। पहली चीज़ कोई कि इससे एक प्रकार का ऑयल निकलता है, दूसरी चीज़ कि ऑयल इनका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है पेन रिमूवल के लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम चलते हैं, आज की फैमिली जो पोएसी है यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला के ऊपर। चलिए तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के बारे में। तो आज की सीरीज़ का सबसे पहला प्रश्न है, इन विच प्रोटोस्टोमियम फाइलम द ट्रोकोफोर लार्वा बिकम्स वैलिगर लार्वा, यानी कि किस प्रोटोस्टोमियम फाइलम के अंदर जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो आगे चल करके वैलिगर लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एनिलिडा, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर सी है आपका मोलस्का, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है गाइस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोलस्का, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि वैलिगर लार्वा जो है वो कुछ मोलस्क के अंदर, जैसे कि आपका मैराइन स्नेल है, और उसके अलावा कुछ जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है, जैसे कि फ्रेश वाटर बाइवॉल्व्स हैं, इन सभी के अंदर जो वैलिगर लार्वा है वो डायरेक्ट ट्रोकोफोर लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, विकसित होकर के। यानी कि जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो आगे चल करके वैलिगर लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है डेवलपमेंट के बाद, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज, यानी कि मोलस्का का जो श्वसन वर्णक होता है ये कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका एरिथ्रोसाइनिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका हीमोसाइनिन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है हीमोसाइनिन, ठीक है। हीमोसाइनिन क्या होता है, एक ऐसा पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि मोलस्का के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और लैग हीमोग्लोबिन जो होता है वो रूट नोड्यूल्स में बनता है, किसके, लेगुमिनेसी प्लांट के अंदर, ठीक है। किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और ये किसकी तरह वर्क करता है, तो स्कैवेंजर्स की तरह वर्क करता है, जो कि एंजाइम्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द क्रिस्टलीन स्टाइल इज फाउंड इन व्हाट, यानी कि जो क्रिस्टलीन स्टाइल है वो किसके अंदर पाया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, देखिए चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्टारफिश, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्नेल, ऑप्शन नंबर सी है आपका मसल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका लीच। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मसल, ठीक है। यानी कि ताज़े पानी वाले जो मसल्स होते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर मसल्स, इनमें क्रिस्टली स्टाइली जो होती है, यानी कि क्रिस्टलिन स्टाइल है वो पाई जाती है। सेकेंड चीज़ कि फ्रेश वाटर मसल जितने भी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, और बाईवॉल्व्ड होते हैं। बाईवॉल्व्ड मतलब कि स्नेल्स जो होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड आपको नजर आएंगे, जैसे सीपी होती है ना, इस प्रकार की, ठीक है। जो कि झीलों में और बहती हुई धाराओं में जो मतलब वर्किंग जो स्ट्रीम्स है उनके अंदर, और सतहों पे, यानी कि बॉटम जो होते हैं उनके जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उनके बॉटम में, यानी कि तले में पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को लेकर के। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का, यानी कि निम्न में से कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच की एक कड़ी है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका पेरीपैटस, ऑप्शन नंबर सी है आपका नियोप्लिना, और ऑप्शन नंबर डी है आपका
कॉलेकैंथ यानी कि सीलाकैंथ भी कहा जाता है, तो कोई कॉलेकैंथ भी कहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको एस्ट्रिक मार्क लगा देना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके टीजीटी बायोलॉजी में आ चुका है 2009 के पेपर में, ठीक है। तो इसको आपको एस्ट्रिक मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक कनेक्टिंग लिंक के बारे में पूछा जा रहा है, किसके, एनिलिडा और मोलस्का के बीच में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एनिलिडा और मोलस्का के कनेक्टिंग लिंक के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि नियोप्लेना, ठीक है। अब देखिए नियोप्लेना जो होता है वो एनिलिडा और मोलस्का के बीच की एक कड़ी है, ये तो हमने अभी जाना। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान दीजिएगा कि आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है वो सरीसृप और पक्षियों के बीच की जो होती है कड़ी होती है। दूसरी चीज़ पैरीपैटस जो होता है वो एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है, तो ये आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीशीज इज, यानी कि मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजातियां कौन सी है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पिंक डाटा इंडिका, ऑप्शन नंबर बी है आपका पिंक डाटा वल्गैरिस, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑस्ट्रिया इंडिका और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑस्ट्रिया वल्गैरिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिंक डाटा वल्गैरिस, ठीक है। अब देखिए पिंक डाटा वल्गैरिस जो है वो मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति के रूप में जाना जाता है। और आपने कई बार देखा होगा, लोग कहते हैं कि हाँ ओरिजिनल मोती है और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ नकली मोती है। तो आप कैसे पता लगाएंगे असली और नकली मोती के बीच में, कि असली मोती जो होती है उसकी शाइन कभी नहीं जाती, चाहे उसको आप कितना भी घिस लें। लेकिन जब आप नकली मोती जो होती है उसको जब आप घिसना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उसके ऊपर की जो परत होती है वो घिस जाती है और अंदर का जो प्लास्टिक है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था यहाँ पर पे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रख लीजिए कि कई सारे प्रकार के जो बाइवॉल्व मोलस्क होते हैं ना, इन्हें अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है और फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इनके अंदर मोती उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो उच्च कोटि की मोती क्लास, जो हाई क्लास की जो मोतियाँ होती हैं वो बाइवॉल्विया जो फाइलम है, बाइवॉल्विया जो डिवीजन है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन पिंक डाटा जो होता है, पिंक डाटा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जीनस, इन सभी के अंदर आप देखेंगे कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा मोती उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चिंबुकास्थि के रहता है, तो ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मस्का, ऑप्शन नंबर बी है आपका एनाफिलीज, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्लैटा और ऑप्शन नंबर डी है आपका एपिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो सारे इंसेक्ट जो कि मैंडिबल्स के बिना होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मस्का। मस्का में देखिए आपकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आपका मस्का डोमेस्टिका यानी कि हाउस फ्लाई, ठीक है। तो मस्का कीट जो होता है ये संघ कौन से संघ को बिलोंग करता है, तो ऑर्थोपोडा को बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इनमें मैंडिबल्स जो हैं जिन्हें चुंबकास्थि कहा जाता है और मैग्जिले जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, कि मैंडिले भी नहीं पाया जाता है इनके अंदर और जो मैग्जिले होता है ये भी नहीं पाया जाता है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लूटियस लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजेशन ऑफ व्हाट, यानी कि एकाइनोडर्म जो होता है जिन्हें शल युक्त जीव कहा जाता है, तो इनके अंदर जो प्लूटियस लार्वा होता है उनकी क्या विशेषता होती है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे बदले हुए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एपिकल सीलिया अलोन, यानी कि शीर्ष तंतु मात्र। ऑप्शन नंबर बी है आपका हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सीलिया अलोन, यानी कि क्षैतिज कतार में तंतु विन्यास। ऑप्शन नंबर सी है आपका वर्टिकल रो ऑफ सीलिया अलोन, यानी कि ऊर्ध्वाधर पंक्ति बद्ध तंतु विन्यास। और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ द एबव, यानी कि प्लूटिस लार्वा है जो कि कुछ एकाइनोडर्मिस में पाया जाता है, उनमें जो दिए गए तीनों हैं उनमें से कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखिए एकाइनोडर्मेटा फाइलम के जितने भी एकाइनोडर्म्स होते हैं
जिनमें आपका एकाइनस आता है, जिसे सी अर्चिन भी कहा जाता है। तो इसका जो चबाने का अंग होता है ना, ये अंग चलने में भी सहायता करता है, ठीक है। और इसका जो आकार होता है वो ग्रीक प्राचीन जहाज़ों की लालटेन जो होती थी उस हिसाब से इसका शेप जो होता है। और इसे अरिस्टोटल जो थे, इन्होंने लालटेन का नाम दिया था, ठीक है। किसको दिया था? सी अर्चिन को, ठीक। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टीथ आर फाउंड इन अ रो ऑफ रेड्यूला, यानी कि रेड्यूला की एक पंक्ति में कितने दांत जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 5, ऑप्शन नंबर बी है आपका 7, ऑप्शन नंबर सी है आपका 9, ऑप्शन नंबर डी है आपका 11। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7, ठीक है। तो रेड्यूला की एक पंक्ति में 7 दांत जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और रेड्यूला एक ऐसी संरचना होती है जिसका प्रयोग मॉलस्किस के द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए किया जाता है। और यह एक दांतेदार यानी कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका प्रयोग भोजन को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये मोलस्क वर्ग के जंतु में पाया जाता है। और रेड्यूला का जो परिचय है वो, यानी कि रेड्यूला को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए 1847 में सिकंदर वॉन मिडेंडर जो थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट जो था 1847 में दिया था। किसका? मोलस्क के अंदर जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि ऐसे कौन से जंतु हैं जिनके अंदर 3 चैम्बर जो होते हैं वो हार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रैबिट, ऑप्शन नंबर बी है आपका पाइला, ऑप्शन नंबर सी है आपका यूनियो, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एम्फिऑक्सिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनियो, ठीक है। तो यूनियो का हृदय बहुत ही सिकुड़ा हुआ नजर आता है, जिनमें 3 कोष्ठों में विभाजित होता है, ठीक है, जिनमें एक जो होता है वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो खरगोश का हृदय कितना होता है? खरगोश का हृदय जो होता है वो कितना होता है? 4 कोष्ठ, यानी कि 4 चैम्बर्ड। और एम्फिऑक्सिस की बात की जाए तो इसमें हृदय अनुपस्थित होता है, ठीक है, यानी कि एब्सेंट होता है। पहला चीज़ देखिए, यूनियो के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। दूसरी चीज़, एक वेरिकल और 2 ऑरिकल होता है। दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि रैबिट जो होता है, रैबिट के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि एक मैमल होता है, ठीक है। एम्फिऑक्सिस जो होता है उसमें जो हार्ट है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनियो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए, तो आज की सीरीज का अगला प्रश्न है, कैबर्स ऑर्गन इज फाउंड इन वॉट, यानी कि कैबर्स ऑर्गन जो है, कैबर अंग, वो किस जंतु के अंदर पाया जाता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ओबेलिया, ऑप्शन नंबर 2 है आपका यूनियो, ऑप्शन नंबर 3 है आपका स्कैरिस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इकाइनस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनियो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पायला में एक बड़ा ऑर्गन होता है, एक बड़ा उत्सर्जी अंग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? रीनल ऑर्गन, ठीक है, या जिसे एक और भाषा में ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहा जाता है। तो ये पाया जाता है पाइला के अंदर, क्या पाया जाता है? ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्सर्जन वक्रकांग, ठीक है। दूसरी चीज़, यूनियो में कैबर्स ग्लैंड जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, यानी कि उत्सर्जी अंग के रूप में, ठीक है। अब एक चीज़ हम बार बार आपको रिपीट करवाते हैं, एक बार फिर से इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती हैं? प्लेटी हेल्मिन्थीज में। रेनेट सेल्स जो होती हैं वो एस्की हेल्मिन्थीज में पाई जाती हैं। नेफ्रिडिया एनिलिडा में पाया जाता है। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा में। और आपका क्रॉक्सल जो ग्लैंड है पाया जाता है क्रस्टेशियंस, यानी कि प्रॉन में। और जो आपका क्लोरेगोगन सेल है आपका पाया जाता है केचुए में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट बातें थी हमने डिस्कस कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द मदर ऑफ पर्ल इन द शेल ऑफ पर्ल ऑयस्टर लाइज जस्ट। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, मदर ऑफ पर्ल ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था आपके साथ में कि मदर ऑफ पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि किस जंतु को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आपको अभी पता है तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं आंसर्स को, ठीक है। और जिनको नहीं पता है तो सुन लीजिए कि मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है नैक्रे को, ठीक है। नैक्रे क्या होता है? नैक्रे के ऊपर एक हार्ड सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसके अंदर एक सॉफ्ट सा टिश्यू वाला जंतु पाया जाता है
जिसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में मोती का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप जानिएगा। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, मदर ऑफ पर्ल जो है आपका मदर ऑफ पर्ल इन द शेल ऑफ पर्ल ऑयस्टर लाइज जस्ट, यानी कि मदर ऑफ पर्ल जो है ऑयस्टर शेल के शेल ऑफ जो पर्ल ऑयस्टर है उसके कहाँ पे पाया जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका इनर टू पेरिस्ट्रैकम, ऑप्शन नंबर बी इज आउटर टू पेरिस्ट्रोकम, ऑप्शन नंबर सी इज आउटर टू मेंटल कनेक्टिव टिश्यू और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनेट टू मेंटल कनेक्टिव टिश्यू। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनर टू पेरियोस्ट्रैकम। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उसे आप ध्यान में रखिएगा कि यूनियो का शेल जो है वो 3 स्तरों में बना होता है। पहला होता है आपका पेरियोस्ट्रैकम, ऑप्शन नंबर बी सेकंड है आपका सेकंड जो लेयर है दैट इज प्राइमेस्टिक लेयर, और जो थर्ड लेयर है उसे इरिडेसेंट कहा जाता है नैक्रे के अंदर। ठीक है, तो नैक्रे का जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना उसे क्या कहा जाता है, नैक्रेकस स्तर, यानी कि मदर ऑफ पर्ल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आपने करेक्ट आंसर देखा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इनर टू पेरियोस्ट्रैकम। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेरिस्ट्रोकम मतलब क्या है, यहाँ पे आउटर लेयर है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को पेरिस्ट्रोकम कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट्री कैनाल पासेस थ्रू हर्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जंतु है जिसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हृदय के पास से होकर के गुजरता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कॉकरोच, ऑप्शन नंबर बी है आपका पाइला, ऑप्शन नंबर सी है आपका यूनियो और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्कॉर्पियन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनियो। ठीक है, यूनियो के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है पाई जाती है वो हार्ट के पास से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, द ग्लोकीडियम लार्वा ऑफ यूनियो, यानी कि जो यूनियो का ग्लोकीडियम लार्वा है वो किस फॉर्म में होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, देखिए चारों में से ऑप्शन नंबर 1 है ग्लोकीडियम लार्वा इज फ्री स्विमिंग, यानी कि स्वतंत्र रूप से तैरने वाला। ऑप्शन नंबर बी है आपका इज एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश, यानी कि मछली पर बाह्य परजीवी के रूप में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका इज एंडोपैरासाइट ऑन फिश, यानी कि मछली पर अंतः परजीवी के रूप में उपस्थित होता है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका लिव्स इन बॉटम, यानी कि निचले तल में रहता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लोकीडियम लार्वा जो होता है वो मछली की बाह्य मछली जो होती है यानी कि फिशेस के ऊपर आउटर या एक्टोपैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोकीडियम लार्वा किसका होता है, तो ग्लोकीडियम लार्वा किसका पाया जाता है, यूनियो का। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि ग्लोकीडियम लार्वा का जो अर्थ होता है यानी जो मीनिंग होती है वो होती है पॉइंट ऑफ एन एरो। ठीक है, और ये एक प्रकार का सूक्ष्म लार्वा होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है जिसका साइज़ करीबन 0.1 टू 0.4 mm तक चौड़ा होता है। सोचिए कितना छोटा है। ठीक है, सेल में 2 त्रिकोणीय पोरस बल्ब प्रेजेंट होता है इसमें, और जो पीछे की ओर जुड़े वह वेंट्रल साइड में जो होता है एरिया वो फ्री होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए मान लीजिए आपका ग्लूकीडियम लार्वा है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये फ्री है और जो नीचे वाला सरफेस है ये अटैच्ड रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये था। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। हम 2-3 वीडियोस में ग्लूकीडियम लार्वा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम स्किप करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वैलिगर लार्वा इज फाउंड इन व्हाट, यानी कि जो वैलिगर लार्वा है वो किसका लार्वल फॉर्म है या किसका लार्वल फॉर्म देखा जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर सी है आपका मोलस्का और ऑप्शन नंबर डी है आपका एकाइनोडर्मिटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोलस्का। ठीक, अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो फाइलम मोलस्का है इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जो लार्वा बनते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्लूकीडियम लार्वा और दूसरा होता है वैलिगर लार्वा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। अब आप लोग को बताना है कि वैलिगर लार्वा जो है वो किसका होता है, और जो आपका ग्लूकीडियम लार्वा है वो भी हमने डिस्कस किया कि ग्लूकीडियम लार्वा जो है आपका वो यूनियो का लार्वल फॉर्म पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू द एबडक्टर मसल इन यूनियो आर, यानी कि
कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्य के नज़रिए से, जो एब्डक्टर मसल होती है यूनियो के अंदर, जो उसका कार्य क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, एब्डक्टर मसल जो होती है यूनियो की, उसका कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स विथ सस्टेन्ड एक्शन। ऑप्शन नंबर बी है आपका क्विक एक्टिंग नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर। ऑप्शन नंबर सी है आपका स्लो एक्टिंग स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स। ऑप्शन नंबर डी है आपका स्ट्राइएटेड एंड नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स विद सस्टेन्ड एंड रैपिड एक्शन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्विक एक्टिंग एंड नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि कार्यात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूनियो में जो एब्डक्टर मसल्स होती हैं, जो एब्डक्टर मांसपेशियां होती हैं, वो आरेखित मांसपेशियां तंतु यानी कि जो फाइबर्स होते हैं उनसे त्वरित कार्य करने वाली होती हैं, यानी कि सडनली जो एक्शन लिए जाते हैं सडन, ठीक है, उनके लिए एब्डक्टर मसल काम करते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो बाइवाल्विया होती है मोलस्क का एक मुख्य मांसपेशी का तंत्र है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी आपको इसको एस्टेरिक मार्क कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एरियल रेस्पिरेशन इन पायला अकर्स फ्रॉम, यानी कि पायला में जो वायु शोषण होता है वो कैसे होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पल्मोनरी सैक, यानी कि फुफ्फुस कोश में। ऑप्शन नंबर बी है आपका मैंटल, यानी कि प्रवरणी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है आपका टिनिडियम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्रैंकी के द्वारा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकलता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पल्मोनरी सैक। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पायला में जो जलीय व वायवीय दोनों प्रकार का जो श्वसन है वो पाया जाता है, यानी कि पायला जो होता है उसके अंदर एरियल रेस्पिरेशन और इसके साथ ही जो वाटर रेस्पिरेशन है वो दोनों ही पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि वायवीय श्वसन यानी कि वायु द्वारा जो श्वसन होता है यानी कि एरियल रेस्पिरेशन, ये फुफ्फुस यानी कि लंग के सैक यानी पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है, और जलीय श्वसन जो होता है वो कंकत क्लोम यानी कि टैनिडियम गिल के द्वारा पाया जाता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या कि यहाँ पर जो पायला के अंदर जो एरियल रेस्पिरेशन है वो कैसी होती है, पल्मोनरी सैक के द्वारा, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा क्या था कि यहाँ पर जो जल में जो रेस्पिरेशन होती है, जल में जो श्वसन होता है, जलीय श्वसन, वो किसके कारण होता है, तो कंकत क्लोम सेल्स क्लोम के द्वारा यानी कि टैनिडियम गिल के द्वारा पाया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका स्पर्म्स इन पायला आर, यानी कि पायला में जो शुक्राणु होते हैं वो कैसे होते हैं आपको बताना है। तो ऑलरेडी आपके एलटी ग्रेड में आ चुका है 2015 में, तो इस क्वेश्चन को भी आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका यूप्रीन ओनली। ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑलिगोपायरिन ओनली। ऑप्शन नंबर सी है आपका ए पायरिन ओनली। और ऑप्शन नंबर डी है आपका बोथ यूपायरिन एंड ऑलिगोपायरिन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पायला में जो यूरिपायरिन और ऑलिगोपायरिन दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, तो इनमें यूरिपायरिन शुक्राणु जो होता है वो सचल होता है, यानी कि मूवेबल होता है। ठीक है, लेकिन अंडाणु का जो निषेचन होता है यानी कि एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, उसके टाइम ये जो होते हैं ना वो मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑलिगोपायरिन जो होता है ये क्या होता है, अचल होता है, यानी कि नॉन मोटाइल होता है, लेकिन अंडाणु के निषेचन करने में ये अक्षम होता है। ऑलिगोपायरिन जो होता है वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, लेकिन जो यूरोपायरिन होता है ये क्या करते हैं, ये मूवेबल होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ऑर्गन ऑफ बोजानस आर फाउंड इन। तो ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, लेकिन हमने बस ऑर्गन ऑफ बोजानस के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अब आपको बताना है कि ऑर्गन ऑफ बोजानस जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो चारों ऑप्शन अपने स्क्रीन पे देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बोनेलिया। ऑप्शन नंबर बी है आपका लैमेलिडेंस। ऑप्शन नंबर सी है आपका सेल्पा। और ऑप्शन नंबर डी है आपका एकाइनस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैमेलिडेंस। ठीक है, तो अब देखिए ऑर्गन ऑफ बोजानस जो होता है वो लैमेलिडेंस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बोजानस है क्या चीज़, तो बोजानस आपका क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जी अंग होता है किसके अंदर, पाइला के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो सेल्पा दिया है, सेल्पा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, सेल्पा क्या है आपका, तो सेल्पा जो होता है यूरोकॉर्डेट के अंडर आता है और इसके एक्सक्रीशन जो होती है वो न्यूरल ग्लैंड के द्वारा जो होती है परफॉर्म होती है। ठीक है,
तो दूसरी चीज़ आपकी एकाइनस के बारे में जान लीजिए। तो एकाइनस के अंदर देखिए, एकाइनस जो होता है ये एरिस्टोटल ने इसको एरिस्टोटल लैटन लैटन यानी कि लालटेन जो है, एरिस्टोटल के लालटेन, अरस्तु के लालटेन जो है इसका नाम दिया था, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि लैमिलिडेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन ऑफ पायला इज सिंगल एंड नॉट पेयर्ड, यानी कि पायला के अंदर ऐसा कौन सा संवेदी अंग है जो कि सिंगल एक ही पाया जाता है, जोड़े में नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है, ठीक है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका टेंटेकल, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टैटोसिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑस्फेरेडियम और ऑप्शन नंबर डी है आपका आई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्फेरेडियम, ठीक है। ऑस्फेरेडियम क्या होता है, एक सिंगल सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि लेफ्ट साइड में पाया जाता है, ठीक है, किसके, पाइला के, ठीक है। पाइला की जो बॉडी है उसके लेफ्ट साइड में जो है वो क्या पाया जाता है, ऑस्फेरेडियम, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। एक चीज़ और कि ये जो ऑस्फेरेडियम है उसका फंक्शन क्या होता है, ऑल्फेक्शनरी मतलब देखने का जो है ये काम किसके द्वारा होता है, सॉरी देखने का नहीं, स्मेल करने का जो काम होता है ना वो ऑल्फेक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक। तो ये क्या ये इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है टेस्ट करना केमिकल नेचर का, यानी कि जब वो पानी को इंस्पायर करता है, अंदर की तरफ पानी को लेता है, वाटर करंट को, तो ये कैसा टाइप का फूड उसके मुंह में आता है, इस टाइप की सिलेक्शन करने के लिए जो होता है इसका यहाँ पे केमिकल नेचर उसके लिए हेल्प करता है। यानी कि पायला के अंदर ये जो ऑस्फेरेडियम ग्लैंड है ये क्या करता है, जब वाटर करंट जब पायला की बॉडी के अंदर आता है ना, तो उसमें कितने टाइप के फूड मटेरियल आ रहे हैं उन चीज़ को चेक करने के लिए, केमिकल स्टिमुलेंट देने के लिए यहाँ पे ये ग्लैंड जो है वो काम करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा, ठीक है। पाइला ग्लोबोसा के सब क्लास को आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर 1 है आपका ओफिस्टोब्रैंकिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका पल्मोनेटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोसोब्रेनैंकिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्टाइलोमेटोफोरा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोसोब्रैंकिया, ठीक है। इसका अब देखिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि पाइला ग्लोबोसा जो होता है ये रिलेटेड होता है फाइलम मोलस्का से। कौन सी रिलेटेड होता है, ये फाइलम मोलस्का से रिलेटेड होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इसकी क्लास होती है वो क्लास होती है गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। कौन सी क्लास है, गैस्ट्रोपोडा। इसकी सब क्लास है प्रोसियोब्रैंकिया, ठीक है। तो सब क्लास के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑर्गन ऑफ बोजानस एसोसिएटेड विद सिक्रेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, यानी कि ऑर्गन ऑफ बोजानस अंग जो है वो निम्नलिखित में से किस जंतु के साथ में संबंधित है उत्सर्जी अंग के रूप में, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर 1 देखिए गाइस, थोड़ा सा हिंदी में डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था ना वो इंग्लिश का रहा है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, पर यहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो कंटेंट है ना वो हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो प्लीज़ हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करें, हम जो वर्ड है आपको वो क्लियरली समझा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका हिरोडिनेरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका पाइला, ऑप्शन नंबर सी है आपका पैलम और ऑप्शन नंबर डी है आपका एस्टेरियास, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑर्गन ऑफ बोजानस जो होता है वो पाइला के अंदर पाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसे रीनल ऑर्गन भी कहा जाता है और ये एसोसिएटेड होता है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, किसमें, पाइला में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका हीमोसाइनिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हीमोसाइनिन जो होता है पिगमेंट पाया जाता है। तो हीमोसाइनिन जो ब्लड पिगमेंट है या कोई भी पिगमेंट कहिए, बॉडी पिगमेंट जो है वो किस जंतु के अंदर पाया जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका कॉकरोच, ऑप्शन नंबर बी है आपका अर्थवॉर्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका लीच और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्नेल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्नेल, यानी कि हीमोसाइनिन जो केमिकल होता है वो स्नेल यानी कि जोंक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अब हीमोसाइनिन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हीमोसाइनिन क्या होता है? एक कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्या होता है ये? हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर कॉपर जो होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है इसकी सेंट्रल एरिया में, और ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है स्नेल के, ठीक है। और ये कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जोंक का खून कैसा होता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ स्नेल, तो आप क्या कहेंगे वहाँ पे? ब्लू। क्यों? क्योंकि हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है उनके ब्लड में, उनके प्लाज्मा में डिसॉल्व, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पायला प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स इन विच ओनली वन टाइप इज मोटाइल एंड दे आर कॉल्ड। यानी कि जो आपका पायला है इसमें दो प्रकार के जो स्पर्म है वो पाए जाते हैं। इनमें से एक जो होता है वो चल होता है और दूसरा जो होता है इनमें से एक जो होता है वो चल होता है। तो चल जो स्पर्म होता है, क्या कहते हैं उसको? शुक्राणु शायद ना। तो चल शुक्राणु जो होता है वो पायला के अंदर किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका यूपायरिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूरिपाइलस, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओलिगोपायरिन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एपाइलस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूपायरिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पायला दो टाइप्स की जो स्पर्म है उनका प्रोडक्शन करता है, जिनमें से एक जो होता है वो मोटाइल होता है, यानी कि चल होता है, ठीक है, जिसे यूपायरिन कहा जाता है। और ये कैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि सक्षम होता है निषेचन के लिए, ठीक है। जबकि दूसरा टाइप का जो स्पर्म होता है उसे कहा जाता है यूरी प्लस, ठीक है। यूरी प्लस मतलब ये वाला प्लस नहीं, PLOUS, ठीक है, PLOUS। तो ये आपका यूरी प्लस होता है, यूरी प्लस, ठीक है। इस टाइप में क्या होता है? तो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्पर्म जो होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका ओलिगोपायरिन। तो ओलिगोपायरिन जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ये आपका लार्ज स्पर्म होता है जो कि पाइला के अंदर पाया जाता है। ओलिगोपायरिन किस में पाया जाता है? पाइला में। जो सबसे बड़ा वाला स्पर्म होता है उसे कहा जाता है ओलिगोपायरिन, ठीक है। और ये इनकैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन में, यानी कि इसका कोई भी रोल नहीं होता है निषेचन में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ए पाइलस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी, देखिए फोर्थ ऑप्शन ए पाइलस। ए पाइलस क्या है यहाँ पे? तो ए पाइलस के बारे में अगर हम बात करें तो ए पाइलस क्या है? एक टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो होती है वो होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो फाइलम मोलस्का है इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जो लार्वा बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्लोकीडियम लार्वा और दूसरा होता है वैलिगर लार्वा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। अब आप लोग को बताना है कि वैलिगर लार्वा जो है वो किसका होता है, और जो आपका ग्लोकीडियम लार्वा है वो भी हमने डिस्कस किया कि ग्लोकीडियम लार्वा जो है आपका वो यूनियो का लार्वल फॉर्म पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, द फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू द एबडक्टर मसल इन यूनियो आर, यानी कि कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्य के नज़रिए से जो एबडक्टर मसल होती है यूनियो के अंदर, जो उसका कार्य क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। एबडक्टर मसल जो होती है यूनियो की, उसका कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स विथ सस्टेन्ड एक्शन, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्विक एक्टिंग नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्लो एक्टिंग स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका स्ट्राइएटेड एंड नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स विद सस्टेन एंड रैपिड एक्शन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्विक एक्टिंग एंड नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि कार्यात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूनियो में जो एबडक्टर मसल्स होती हैं, जो एबडक्टर मांसपेशियां होती हैं, वो आरेखित मांसपेशियां तंतु, यानी कि जो फाइबर्स होते हैं उनसे त्वरित कार्य करने वाली होती हैं, यानी कि सडनली जो एक्शन लिए जाते हैं सडन, ठीक है, उनके लिए एबडक्टर मसल काम करते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो बाइवाल्विया होती है मोलस्क का एक मुख्य मांसपेशी का तंत्र है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी आपको इसको एस्टेरिक मार्क कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एरियल रेस्पिरेशन इन पायला अकर्स फ्रॉम, यानी कि पायला में जो वायु शोषण होता है वो कैसे होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पल्मोनरी स्टैक, यानी कि फुफ्फुस कोश में, ऑप्शन नंबर बी है आपका मैंटल, यानी कि प्रवरणी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आपका
टिनिडियम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्रैंकी के द्वारा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकलता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि पल्मोनरी सैक। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पायला में जो जलीय व वायवीय दोनों प्रकार का जो श्वसन है वो पाया जाता है, यानी कि पायला जो होता है उसके अंदर एरियल रेस्पिरेशन और इसके साथ ही जो वाटर रेस्पिरेशन है वो दोनों ही पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि वायवीय श्वसन यानी कि वायु द्वारा जो श्वसन होता है यानी कि एरियल रेस्पिरेशन, ये फुफ्फुस यानी कि लंग के सैक यानी पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है, और जलीय श्वसन जो होता है वो कंकत क्लोम यानी कि टेनिडियम गिल के द्वारा पाया जाता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या कि यहाँ पर जो पायला के अंदर जो एरियल रेस्पिरेशन है वो कैसी होती है, पल्मोनरी सैक के द्वारा, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा क्या था कि यहाँ पर जो जल में जो रेस्पिरेशन होती है, जल में जो श्वसन होता है, जलीय श्वसन, वो किसके कारण होता है, तो कंकत क्लोम सेल्स क्लोम के द्वारा यानी कि टेनिडियम गिल के द्वारा पाया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका स्पर्म्स इन पायला आर, यानी कि पायला में जो शुक्राणु होते हैं वो कैसे होते हैं आपको बताना है। तो ऑलरेडी आपके एलटी ग्रेड में आ चुका है 2015 में, तो इस क्वेश्चन को भी आपको एस्ट्रिक मार्क कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका यूप्रीन ओनली, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑलिगोपायरिन ओनली, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए पायरिन ओनली, और ऑप्शन नंबर डी है आपका बोथ यूपायरिन एंड ऑलिगोपायरिन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पायला में जो यूरिपायरिन और ऑलिगोपायरिन दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। तो इनमें यूरिपायरिन शुक्राणु जो होता है वो सचल होता है यानी कि मूवेबल होता है। ठीक है, लेकिन अंडाणु का जो निषेचन होता है यानी कि एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, उसके टाइम ये जो होते हैं ना वो मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑलिगोपायरिन जो होता है ये क्या होता है, अचल होता है यानी कि नॉन मोटाइल होता है, लेकिन अंडाणु के निषेचन करने में ये अक्षम होता है। ऑलिगोपायरिन जो होता है वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, लेकिन जो यूरोपायरिन होता है ये क्या करते हैं, ये मूवेबल होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका ऑर्गन ऑफ बोजानस आर फाउंड इन। तो ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, लेकिन हमने बस ऑर्गन ऑफ बोजानस के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अब आपको बताना है कि ऑर्गन ऑफ बोजानस जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो चारों ऑप्शन अपने स्क्रीन पे देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बोनेलिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका लैमेलिडेंस, ऑप्शन नंबर सी है आपका सेल्पा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एकाइनस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैमेलिडेंस। ठीक है, तो अब देखिए ऑर्गन ऑफ बोजानस जो होता है वो लैमेलिडेंस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बोजानस है क्या चीज़, तो बोजानस आपका क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जी अंग होता है किसके अंदर, पाइला के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो सेल्पा दिया है, सेल्पा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, सेल्पा क्या है आपका, तो सेल्पा जो होता है यूरोकॉर्डेट के अंडर आता है, और इसके एक्सक्रीशन जो होती है वो न्यूरल ग्लैंड के द्वारा जो होती है परफॉर्म होती है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपकी एकाइनस के बारे में जान लीजिए। तो एकाइनस के अंदर देखिए, एकाइनस जो होता है ये एरिस्टोटल ने इसको एरिस्टोटल लैटन यानी कि लालटेन जो है, एरिस्टोटल के लालटेन, अरस्तु के लालटेन जो है इसका नाम दिया था। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है, तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि लैमेलिडेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन ऑफ पायला इज सिंगल एंड नॉट पेयर्ड, यानी कि पायला के अंदर ऐसा कौन सा संवेदी अंग है जो कि सिंगल एक ही पाया जाता है, जोड़े में नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। ठीक है, चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका टेंटेकल, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टेटोसिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑस्फेरेडियम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका आई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्फेरेडियम। ठीक है, ऑस्फेरेडियम क्या होता है, एक सिंगल सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ठीक है, किसके, पाइला के। ठीक है, पाइला की जो बॉडी है उसके लेफ्ट साइड में जो है वो क्या पाया जाता है, ऑस्फेरेडियम। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, एक चीज़ और कि ये जो ऑस्फेरेडियम है उसका फंक्शन क्या होता है, ऑल्फेक्शनरी मतलब देखने का जो है ये काम किसके द्वारा होता है, सॉरी देखने का नहीं, स्मेल करने का जो काम होता है ना वो ऑल्फेक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक, तो ये क्या
ये इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है टेस्ट करना केमिकल नेचर का, यानी कि जब वो पानी को इंस्पायर करता है, अंदर की तरफ पानी को लेता है, वाटर करंट को, तो ये कैसा टाइप का फूड उसके मुंह में आता है, इस टाइप की सिलेक्शन करने के लिए जो होता है इसका यहाँ पे केमिकल नेचर उसके लिए हेल्प करता है। यानी कि पायला के अंदर ये जो ऑस्फेरिडियम ग्लैंड है, ये क्या करता है, जब वाटर करंट जब पायला की बॉडी के अंदर आता है ना, तो उसमें कितने टाइप के फूड मटेरियल आ रहे हैं, उन चीज़ को चेक करने के लिए, केमिकल स्टिमुलेंट देने के लिए यहाँ पे ये ग्लैंड जो है वो काम करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। ठीक है, पाइला ग्लोबोसा की सब क्लास को आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ओफिस्टोब्रैंकिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका पल्मोनेटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोसोब्रेनैंकिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्टाइलोमेटोफोरा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोसोब्रैंकिया। ठीक है, इसका आप देखिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि पाइला ग्लोबोसा जो होता है ये रिलेटेड होता है फाइलम मोलस्का से। कौन सी रिलेटेड होता है? ये फाइलम मोलस्का से रिलेटेड होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इसकी क्लास होती है वो क्लास होती है गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, कौन सी क्लास है? गैस्ट्रोपोडा। इसकी सब क्लास है प्रोसियोब्रैंकिया। ठीक है, तो सब क्लास के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑर्गन ऑफ बोजानस एसोसिएटेड विद सिक्रेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। यानी कि ऑर्गन ऑफ बोजानस अंग जो है वो निम्नलिखित में से किस जंतु के साथ में संबंधित है उत्सर्जी अंग के रूप में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 देखिए गाइस, थोड़ा सा हिंदी में डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था ना वो इंग्लिश का रहा है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, पर यहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो कंटेंट है ना वो हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करें। ठीक है, तो अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो प्लीज़ हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करें, हम जो वर्ड है आपको वो क्लियरली समझा देते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका हिरोडिनेरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका पाइला, ऑप्शन नंबर सी है आपका पैलम और ऑप्शन नंबर डी है आपका एस्टेरियास। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑर्गन ऑफ बोजानस जो होता है वो पाइला के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इसे रीनल ऑर्गन भी कहा जाता है और ये एसोसिएटेड होता है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, किसमें? पाइला में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका हीमोसाइनिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हीमोसाइनिन जो होता है पिगमेंट पाया जाता है। तो हीमोसाइनिन जो ब्लड पिगमेंट है या कोई भी पिगमेंट कहिए, बॉडी पिगमेंट जो है वो किस जंतु के अंदर पाया जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कॉकरोच, ऑप्शन नंबर बी है आपका अर्थवॉर्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका लीच और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्नेल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्नेल। यानी कि हीमोसाइनिन जो केमिकल होता है वो स्नेल यानी कि जोंक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब हीमोसाइनिन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हीमोसाइनिन क्या होता है? एक कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्या होता है ये? हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर कॉपर जो होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है इसकी सेंट्रल एरिया में, और ये प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होता है स्नेल के। ठीक है, और ये कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जोंक का खून कैसा होता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ स्नेल, तो आप क्या कहेंगे वहाँ पे? ब्लू। क्यों? क्योंकि हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है उनके ब्लड में, उनके प्लाज्मा में डिजॉल्व। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका पाइला प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स इन विच ओनली वन टाइप इज मोटाइल एंड दे आर कॉल्ड। यानी कि जो आपका पाइला है इसमें 2 प्रकार के जो स्पर्म है वो पाए जाते हैं। इनमें से एक जो होता है वो चल होता है और दूसरा जो होता है इनमें से एक जो होता है वो चल होता है। तो चल जो स्पर्म होता है, क्या कहते हैं उसको? शुक्राणु शायद ना। तो चल शुक्राणु जो होता है वो पाइला के अंदर किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका यूपाइरिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूरिपाइलस, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओलिगोपाइरिन और ऑप्शन नंबर डी है आपका एपाइलस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूपाइरिन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे
एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पायला दो टाइप्स की जो स्पर्म है उनका प्रोडक्शन करता है, जिनमें से एक जो होता है वो मोटाइल होता है यानी कि चल होता है, ठीक है, जिसे यूपाइलिन कहा जाता है, और ये कैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए यानी कि सक्षम होता है निषेचन के लिए, ठीक है। जबकि दूसरा टाइप का जो स्पर्म होता है उसे कहा जाता है यूरी प्लस, ठीक है। यूरी प्लस मतलब ये वाला प्लस नहीं, PLOUS, ठीक है, PLOUS, तो ये आपका यूरी प्लस होता है, यूरी प्लस, ठीक है। इस टाइप में क्या होता है, तो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्पर्म जो होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका ओलिगोपायरिन। तो ओलिगोपायरिन जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ये आपका लार्ज स्पर्म होता है जो कि पाइला के अंदर पाया जाता है। ओलिगोपायरिन किस में पाया जाता है, पाइला में। जो सबसे बड़ा वाला स्पर्म होता है उसे कहा जाता है ओलिगोपायरिन, ठीक है। और ये इनकैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन में, यानी कि इसका कोई भी रोल नहीं होता है निषेचन में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ए पाइलस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी, देखिए फोर्थ ऑप्शन ए पाइलस। ए पाइलस क्या है यहाँ पे, तो ए पाइलस के बारे में अगर हम बात करें तो ए पाइलस क्या है, एक टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो होती है वो होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, इन यूनियो द सुप्रा ब्रांचियल चैम्बर कम्युनिकेट्स विद द एक्सटीरियर बाय। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूनियो के अंदर जो सुप्रा ब्रांकियल चैम्बर है वो किसके साथ में कंटिन्यू करता है, आपको बताना है, ठीक है। बाहर की तरफ आपसे पूछ रहा है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मेंटल कैविटी, ऑप्शन नंबर बी है आपका इनहेलेंट शिफॉन, ऑप्शन नंबर सी है आपका एक्सेलेंट शिफॉन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एनस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सेलेंट शिफॉन। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है यहाँ पे कि यूनियो के अंदर जो सुप्रा ब्रांकियल चैम्बर होता है वो कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नली विद बाय एक्सेलेंट शिफॉन, ठीक है। एक्सेलेंट शिफॉन के साथ में जो कंटिन्यूटी है उसकी वो बनी रहती है, ठीक है। वहाँ पर एक इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर भी होता है जो कि बाहरी तौर पे इनहेरेंट शिफॉन से कनेक्ट होता है, ठीक है। यानी देखिए ये आपका यूनियो है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, आपका बाहर की तरफ प्रेजेंट है आपका सुप्रा ब्रांकियल चैम्बर। अगला प्रश्न है, देखिए, इन यूनियो द सुप्रा ब्रांचियल चैम्बर कम्युनिकेट्स विद द एक्सटीरियर बाय। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूनियो के अंदर जो सुप्रा ब्रांकियल चैम्बर है वो किसके साथ में कंटिन्यू करता है, आपको बताना है, ठीक है। बाहर की तरफ आपसे पूछ रहा है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मेंटल कैविटी, ऑप्शन नंबर बी है आपका इनहेलेंट शिफॉन, ऑप्शन नंबर सी है आपका एक्सेलेंट शिफॉन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एनस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सेलेंट शिफॉन। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है यहाँ पे कि यूनियो के अंदर जो सुप्रा ब्रांकियल चैम्बर होता है वो कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नली विद बाय एक्सेलेंट शिफॉन, ठीक है। एक्सेलेंट शिफॉन के साथ में जो कंटिन्यूटी है उसकी वो बनी रहती है, ठीक है। वहाँ पर एक इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर भी होता है जो कि बाहरी तौर पे इनहेरेंट शिफॉन से कनेक्ट होता है, ठीक। अभी जो चैम्बर है आपका सुप्रा ब्रांकियल चैम्बर, ये लगातार कंटिन्यूटी में रहता है एक्सेलेंट शिफॉन के साथ। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सेलेंट शिफॉन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, मोनोपैक्टिनेट गिल इज फाउंड इन व्हाट, यानी कि मोनोपैक्टिनेट गिल जो है वो किसके अंदर पाया जाता है। मोनोपैक्टिनेट गलफड़े, गिल मतलब गलफड़े, ठीक है। तो किस जंतु में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका यूनियो, ऑप्शन नंबर बी है आपका मैक्रोब्रैंकियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑक्टोपस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पाइला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाइला, ठीक है। पाइला के अंदर मोनोपैक्टिनेट नाम का जो गिल है वो पाया जाता है। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पाइला के अंदर दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, पहला एरियल और दूसरा होता है वाटर मराइन, ठीक है। एरियल रेस्पिरेशन यानी कि जो वो सांस लेता है वो पल्मोनरी सैक के द्वारा लेता है, ठीक है। और जो वो जलीय श्वसन करता है वो टेनिडियम नामक एक अंग है जिसे आप हिंदी में ककत क्लोम के नाम से भी, कंकत क्लोम से भी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा श्वसन करता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट दोनों फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ऑलिगोपाइरिन स्पर्म्स आर फाउंड इन व्हाट, यानी कि जो ऑलिगोपाइरिन शुक्राणु हैं वो कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बुचेरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका पाइला, ऑप्शन नंबर सी है आपका एंटीडॉन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ओबेलिया। तो
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाइला। तो ऑलिगोपाइरिन स्पर्म जो है वो पाए जाते हैं पाइला के अंदर। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि पाइला जो है वो फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंदर? मोलस्का के अंदर। और इसे स्नेल या घोंघा के नाम से भी जाना जाता है। और वुचेरिया जो होता है वो मनुष्य में हाथी पाँव नामक जो व्याधि है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आप यहाँ पे वुचेरिया देख रहे हैं ना वो। और इसका वाहक क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर, यानी कि होस्ट इसका क्या होता है? इसका सॉरी वेक्टर जो होता है वो होता है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड व्हाट। जो सिस्टोसोमा है उसको आम बोलचाल की भाषा में किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लीवर फ्लूक। ऑप्शन नंबर बी है आपका डॉग टेप वर्म यानी कि कुत्ता फीता कृमि। ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्लड फ्लूक यानी कि रक्त फ्लूक। और ऑप्शन नंबर डी है आपका शीप फ्लूक यानी कि भेड़ फ्लूक। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्लड फ्लूक। सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि फैसियोला हिपैटिका को लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। किसे? फैसियोला हिपैटिका को। ठीक है, दूसरी चीज़ कि एकाइनोकॉकस जो है, एकाइनोकॉकस इसे डॉग वर्म के नाम से जाना जाता है, डॉग टेप वर्म या फिर हाइटेड वर्म के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो है टीनिया सोलियम, इसे पोर्क टेप वर्म या फिर जो टीनिया सैरिंगनेटा है इसे बीफ टेप वर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका टेनिडियम इज एन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ व्हाट। यानी कि टेनिडियम एक प्रकार का श्वसन अंग है और वो किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पाइला ग्लोबुलोसा। ऑप्शन नंबर बी है आपका रेना टिग्रिना। ऑप्शन नंबर सी है आपका स्कॉर्पियन और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रॉन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाइला ग्लोबोसा। तो पाइला ग्लोबोसा के अंदर जो श्वसन अंग है उसे टिनिडियम के नाम से जाना जाता है। टिनिडियम ये है। ठीक है, श्वसन अंग। दूसरी चीज़ कि इनका शरीर जो होता है इन पे एक कवच प्रेजेंट होता है, शेल प्रेजेंट होता है, जिसके एक और एक चौड़ा सा अंडाकार द्वार होता है। जैसे कि आपने शेल देखा होगा, शेल का स्ट्रक्चर उस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी वर्ल्ड होता है असल में अंतरंग। ठीक है, अंतरण और पिंड मतलब कि आपको स्पाइरली अरेंज इनका सेल जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इनमें जो कैविटी होती है उनमें जलीय श्वसन हेतु जल क्लोम जो होता है वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वायवीय श्वसन के लिए पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। इस क्वेश्चन को आपको एस्टेरिक मार्क कर लीजिए, आपके पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्जन अकर इन केस ऑफ व्हाट। यानी कि विकास के दौरान मरोड़ या टॉर्शन जो है वो किस में देखा जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पाइला, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूनियो, ऑप्शन नंबर सी है आपका पैलेमोन और ऑप्शन नंबर डी है आपका लाइमेक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पाइला। ठीक है, आप देखिए मोलस्का संघ के जंतुओं में सामान्यतः एक वाइटलर समित दिखाई देती है, यानी कि वाइटलिन जो होती है मेम्ब्रेन वो नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मोलस्क ऐसे होते हैं जिनके लार्वल स्टेज में जो होती है वाइटलिन जो मेम्ब्रेन होती है वो नज़र नहीं आती। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कुछ चेंजेस होते हैं और इस दौरान उनके बॉडी में टॉर्शन यानी कि ऐंठन होती है और इसी के कारण जो वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल कैसे हो जाते हैं? आपने घोंघा देखा होगा या पाइला देखा होगा, तो घोंघा या पाइला जो होता है वो ऐंठन के कारण इनकी बॉडी में एक स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है और वो एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि डेवलपमेंट के दौरान टॉर्जन या फिर मरोड़ के कारण जिसकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो वो है आपका पाइला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द सब क्लासेस ऑफ पाइला ग्लोबुलोसा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 4 ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका ऑप्निस्थोप्रोंकिया, ऑप्शन नंबर बी है पल्मोनेटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोसोब्रैंकिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्टाइलोमोटोफोरा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोसोब्रैंकिया।
प्रोसोब्रैंकिया क्या है, पाइलोग्लोबुलोसा की उपश्रेणी मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि पहला ऑप्शन आपका ओलिवा और म्यूलेक्स दोनों के अंदर देखा जाता है। दूसरा देखिए पल्मोनोटा, तो ये पाया जाता है आपका थायरोनिक कॉला के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये वाला, तो इस ऑप्शन को ये आपका नज़र आता है घोंघा या फिर स्नेल के अंदर। ठीक है, क्या है ये, सब क्लासेस है। ठीक है, कंफ्यूज, ये कोई ऑर्गन का नाम नहीं है, सब क्लासेस का नाम है। ठीक है, लास्ट सब क्लास जो है वो स्टाइलोमोटोफोरा है, तो ये सिफोनेरिया के अंदर नज़र आता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्जन अकर इन केस ऑफ व्हाट। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्पर्म फाउंड इन पाइला आर, यानी कि पाइला के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो किस टाइप के पाए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका यूपायरिन, यानी केवल यूपायरिन प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑलिगोपायरिन, यानी कि केवल ऑलिगोपायरिन प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ यूपायरिन एंड ऑलिगोपायरिन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूपायरिन और ऑलिगोपायरिन। ठीक है, तो पाइला का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइला ग्लोबुलोसा। ठीक है, इसे सामान्यतः एप्पल स्नेल के नाम से भी जाना जाता है। और पाइला में जो वृषण होता है, यानी कि जो टेस्टिस होता है, वो यूपायरिन तथा ऑलिगोपायरिन नाम के 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है। ठीक है, पहला कौन सा, यूपायरिन, और दूसरा ऑलिगोपायरिन। ठीक है, दूसरी चीज़, यूपायरिन जो होता है उसमें शुक्राणु सचल होते हैं, मतलब दे आर मोटाइल। ठीक है, और अंडाणु जो होते हैं वो निषेचन करते हैं, जबकि ऑलिगोपायरिन जो होता है ये अचल होता है, नॉन मोटाइल होता है, और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए, ये आपके जीआईसी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और इसे आप एस्टेक मार्क कर लें। अगला क्वेश्चन है, इन बोनी फिशेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द क्लीवेज इज व्हाट, यानी कि अस्थलीय मत्स्य और सरीसृपों एवं पक्षियों में जो विदलन होता है वो किस प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका मेरोप्लास्टिक सुपरफिशियल, यानी कि पृष्ठीय अंशभंजी। ऑप्शन नंबर बी है आपका होलोप्लास्टिक अनइक्वल, यानी कि असंपूर्ण भंजी। ऑप्शन नंबर सी है आपका मेरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल, यानी कि चक्रीय अंशभंजी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका होलोप्लास्टिक रेडियल, यानी कि अरीय पूर्ण भंजी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोनी फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जो क्लीवेज देखने को मिलता है वो होता है मेरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल, यानी कि चक्रीय अंशभंजी। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप याद रखिएगा कि विदलन जो होता है वो मॉरुला जो होते हैं मॉरुला स्टेज का निर्माण करता है और ब्लास्टुला का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्लास्टुला स्टेज जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, परमानेंट मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती। ठीक है, गैस्ट्रा जो स्टेज है वो ब्लास्टोमियर्स को जन्म देता है, और ये ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर्फोजेनेमैटिक जो स्टेज होती है, अपने स्टेजेस तो पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है, मोरुला, ग्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला होता है, तो सब पढ़ा होगा आपने मेरे ख्याल से। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ देखिए भ्रूण जो होता है ना वो 2 या 3 प्रकार के जनन स्तरीय बन जाते हैं। ठीक है, जिनमें आर्केंट्रॉन जो कैविटी है उसका निर्माण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो करेक्ट आंसर था वो हमने डिस्कस किया। आप चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, कंप्लीटली फ्री मूवमेंट ऑफ फिशेस बिटवीन फ्रेश एंड मराइन वाटर विदाउट द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग इज कॉल्ड एज वॉट, यानी कि समुद्री एवं अलवणीय जल के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों का स्वतंत्र वितरण क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कैटाड्रेमस माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी है आपका एम्फीड्रमस माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी है आपका एनेंड्रेमस माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्फीड्रमस माइग्रेशन। ठीक, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखना है कि समुद्र और अलवणीय जल के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों को जब स्वतंत्र विचरण के लिए रखा जाता है तो उसे एम्फीड्रमस माइग्रेशन कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि मछलियों में प्रवासन या माइग्रेशन जो मुख्यतः होती है वो प्रजनन के लिए होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ अधोगामी प्रवास यानी कि कैटाड्रोमस माइग्रेशन जो है वो मछलियों में
मछलियों के लिए होती है, ठीक है। और मछली जो होती है वो स्वच्छ जल में समुद्र की ओर जाती है, और उद्गामी प्रवास यानी कि एनाड्रोमस माइग्रेशन में मछली समुद्र से स्वच्छ जल की ओर आती है। तो दोनों में अंतर है। कैटाड्रोमस माइग्रेशन में मछली जो होती है वो स्वच्छ जल से समुद्र की ओर जाती है, और एनाड्रोमस में उल्टा होता है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी में आप एस्ट्रिक मार्क कर लें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इंडियन कार्प इज, यानी कि भारतीय कार्प जो है वो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्कॉलियोडॉन, ऑप्शन नंबर बी है आपका लेबिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका टार्पीडो फिश, और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रेस्टिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेबियो, ठीक है। गेहूं को भारतीय कॉर्प कहा जाता है, ठीक है, ये क्रॉप कहा जाता है। कार्प देखेंगे आप तो ज़्यादातर ये, ठीक है, ये ताज़े जल में पाई जाती है, और इसका शरीर जो होता है इसका शरीर कैसा होता है, तो इसका शरीर नाव के आकार का नज़र आता है, जिसमें इसे जल में तैरने की जो शक्ति होती है, एबिलिटी होती है, यह आती है, ठीक है। जबकि इसके शरीर में 2 तरह के मीन पक्ष पाए जाते हैं, जिनमें कुछ जोड़े में होते हैं और कुछ अकेले होते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके इस सब क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है डाइप्लूरल लार्वा जो होता है वो किसके साथ में संबंधित है, ये आपको बताना है। तो डाइप्लूरल लार्वा इज एसोसिएटेड विद व्हाट। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एकाइनोडर्मस, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिफेलोकॉर्डेट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका मोलस्का, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एनिलिड्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकाइनोडर्मस, ठीक है। तो डाइप्लूरल लार्वा जो है वो संबंधित है आपके एकाइनोडर्म्स के साथ में, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिए कि यहाँ जो एल्थरोजोआ होते हैं, ये सभी प्रकार के लार्वा के रूप के सभी प्रकार के जो लार्वा होते हैं उनके आधार या प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ जो डाइफ्लुएंजा लार्वा की हम बात कर रहे हैं, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और सीलिएटेड लार्वा होते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है द मीजोडर्मल कैरकेरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन व्हाट, यानी कि मध्य जनस्तरीय चूनेदार बाह्य पिंजर पाया जाता है किसमें, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सैंड डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है आपका सैंड फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी है आपका सॉ डक, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पेपर नॉटेरस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैंड डॉलर, ठीक है। तो सैंड डॉलर जो है आपका एकाइनोडर्मेटस संघ का एक प्राणी है, यानी कि एकाइनोडर्मेटस फैमिली का एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसका शरीर जो होता है वो दृढ़ और अस्थिर होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जिसे इसे टेस्ट भी कहते हैं, जो कि एक कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है उसके द्वारा बना होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि ऐसा कौन सा जंतु है, किस फाइला का ऐसे जंतु होते हैं, किस संघ के ऐसे जंतु होते हैं जो कि जब लार्वा स्टेज में होते हैं तो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और जब एडल्ट हो जाते हैं तो रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका निडेरियंस, ऑप्शन नंबर बी है आपका एनिलिड्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका मोलस्का, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एकाइनोडर्मेटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइलम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा होता है, यहाँ पे जो एडल्ट होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल, और लार्वा कैसा होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। अब देखिए एक्निडर लार्वा, एक्निडर जो है इसे इसका जो कॉमन नेम होता है वो कोई भी मेंबर जो कि इस फाइलम एकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है, वो मैराइन एनिमल्स का जो है उनके लार्वल फॉर्म का कॉमन नेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम फाइलम आपको बता रहे हैं और उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो पहला है देखिए निडारिया, जिसे सिलेंड्रेट कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके फीचर्स रेडियली सिमेट्रिकल और बोथ एडल्ट एंड लार्वा आर फाउंड। दूसरा है आपका एनलिडा, तो इसमें बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जो कि एडल्ट और लार्वा यहाँ पे दोनों स्टेजेस ही पाई जाती हैं।
सी है आपका मोलस्का, जिसमें बायलैटरली सिमेट्रिकल और बोथ एडल्ट और लार्वा जो होते हैं वो पाए जाते हैं। लास्ट है इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पे जो एडल्ट एनिमल होता है उसके पास रेडियल सिमेट्रिकल होती है और जो लार्वा होता है दैट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है द मीजोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन व्हाट, यानी कि मध्य जन स्तरीय चूनेदार बाह्य पिंजर पाया जाता है किसमें, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सैंड डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है सैंड फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी है आपका सॉ डग और ऑप्शन नंबर 4 है पेपर नॉटालिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैंड डॉलर। अब देखिए सैंड डॉलर किस में आता है, ये फाइलम एकानोडर्मेटा में आता है और इसका शरीर जो होता है, इसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होती है और इसे हिंदी में देखिए दृढ़ अस्थि कहा जाता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रांग बॉडी आप देख रहे हैं उसे एक टर्म दिया जाता है टेस्ट, ठीक, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए और इसीलिए इसे सैंड डॉलर कहा जाता है। डॉलर क्योंकि स्ट्रांग इसकी बॉडी होती है इसीलिए। अगला प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फाउंड इन गैस्ट्रोपोडा, यानी गैस्ट्रोपोडा के अंदर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो पाया नहीं जाता, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दे हैव 2 शेल्स, ऑप्शन नंबर बी है दे आर एसिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्जन, ऑप्शन नंबर सी है सम कैन डाइजेस्ट सेलुलोज और ऑप्शन नंबर 4 है मैनी आर हर्माफ्रोडाइट। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यहाँ पे देखिए जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है उसके पास शेल पाया जाता है। ठीक है, और शेल के ऊपर आपको स्ट्राइटेड कॉइल्ड अनवॉल्व्ड एक लाइन दिखाई देगी। ठीक है, और क्लास प्लैक्टोपोडा की बात की जाए या बाइवॉल्विया की, तो यहाँ पे 2 शेल पाई जाती हैं और जो वॉल्व होता है यहाँ पे वॉल्व मूवेबल होता है। ठीक है, और हिंज जो होता है इनका वो डॉर्सली प्रेजेंट होता है और कई सारे गैस्ट्रोपॉड जो होते हैं वो हार्माफ्रोडाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है देखिए, द मीजोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन व्हाट, यानी कि मध्य जन स्तरीय चूनेदार बाह्य पिंजर कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सैंड डॉलर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका सैंड फ्लाई, ऑप्शन नंबर 3 है आपका सॉ डक और ऑप्शन नंबर 4 है आपका पेपर नॉटिलिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए मीन्स सैंड डॉलर। ठीक, तो देखिए सैंड डॉलर क्या होता है, सैंड डॉलर फाइलम इकानोडर्मेटा के अंतर्गत आता है और इसकी जो एंडोस्केलेटन होती है वो कैलकेरियस होती है। ठीक है, या कैल्सीरियस होती है। तो ये जो स्केलेटन होता है मेनली ये ऑसिकल्स के द्वारा बना हुआ होता है, ऑसिकल्स जिन्हें कैल्सीरियस प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये डर्मिस जो लेयर होती है स्किन की वहाँ से ये बनता है। ठीक है, और काफ़ी सॉलिड सा दिखने वाला है इसलिए इसे सैंड डॉलर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन गैस्ट्रोपोडा, यानी कि गैस्ट्रोपॉड्स के अंदर निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि पाए नहीं जाते। पहला ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है दे हैव 2 शेल्स, ऑप्शन नंबर बी है दे आर एसिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्जन, ऑप्शन नंबर सी है सम कैन डाइजेस्ट सेलुलोज और ऑप्शन नंबर 4 है मैनी आर हर्माफ्रोडाइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देखिए क्लास गैस्ट्रोपोडा जो होती है इनके पास स्टेल होती है। तो सभी को पता है। ठीक है, स्टेल कैसी होती है, स्ट्राइटेड और कॉइल्ड होती है, यूनिवॉल्व्ड यानी कि एक वॉल्व वाली प्रेजेंट होती है। अब देखिए ये क्लास प्लैक्टोपोडा के अंतर्गत आती है और क्लास कौन सी इनकी बाइवॉल्विया, ये तो प्लैक्टोपोडा या फिर बाइवॉल्विया, दोनों में से दोनों जो टर्म है आपके वो सिमिलर है। ठीक है, तो ये इनकी जो शेल होती है वो 2 वॉल्व के द्वारा बनी हुई होती है इसलिए बाल वॉल्विया कहा जाता है, बाइवॉल्विया। ठीक है, और वॉल्व इनका कैसा होता है, मूवेबल हिंज टाइप का, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डॉर्सली। ठीक है, तो ज़्यादातर गैस्ट्रोपॉड के अंदर ज़्यादातर गैस्ट्रोपॉड जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट ही माने जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे असर्शन नज़र आ रही है और रीज़न दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्या असर्शन जो है आपका वो रीज़न को प्रूव करता है। तो देखिए असर्शन है आपका ए, ऑल एकाइनोडर्म्स आर यूटेरोस्टोम। ठीक है, रीज़न देखिए आर इन ड्यूटेरोस्टोम्स डेवलपमेंट इज इनडिटरमिनेट एंड माउथ ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर। ठीक है,
नीचे दिया है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो कोड्स देखिए क्या है आपका, कोड नंबर 1 बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी है आपका ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए जो है आपका वो तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, यानी कि असर्शन यहाँ पे रीजन जो है असर्शन के पीछे नहीं है। तो एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो सभी ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, और ड्यूटेरोस्टोम की जो डेवलपमेंट होती है वो इंटरमीडिएट होती है, ठीक है, यानी कि जो माउथ होता है इनका ये कभी भी एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर से ओरिजिनेट नहीं करता, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ ट्रेट ऑफ व्हाट, यानी कि जल संवहन तंत्र किसका लक्षण होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका पोरीफेरेंस, ऑप्शन नंबर बी है मोलस्कन्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका एकाइनोडर्म्स, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप देखिए वाटर वैस्कुलर सिस्टम यानी कि जल संवहन तंत्र होता जो है वो एम्बुलैक्रल सिस्टम जो होता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा का लक्षण होता है, ठीक है। आप उसे जल संवहन तंत्र कहिए या फिर आप उसे कहें एम्बुलैक्रल सिस्टम, ठीक है, एम्बुलैक्रल सिस्टम। अब देखिए जल संवहनी तंत्र जो होता है उसमें एक छिद्र यानी कि एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है उनकी आउटर शेल पे, ठीक है, जिसमें पानी जो होता है शरीर के अंदर जाता है और फिर हीमल या फिर पैरीहीमल तंत्रों के द्वारा जो उनसे रिलेटेड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो पूरे बॉडी के अंदर रोटेट करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जो ट्यूब फीड होते हैं वहाँ से ये भोजन ग्रहण करते हैं, जो संवेदना होती है उसको ग्रहण करते हैं, और श्वसन भी होता है इन्हीं की सहायता से होते हैं, ठीक है। और केनाल सिस्टम की बात करें तो केनाल सिस्टम पोरीफेरस संघ के जंतु का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सी हॉर्स इज अ वॉट, यानी कि जो समुद्री घोड़ा है वो क्या होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर 1 है आपका फिश, ऑप्शन नंबर बी है आपका मैमल, ऑप्शन नंबर सी है आपका बर्ड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्निवोरा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिश यानी कि मछली, ठीक है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली होता है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप याद रखिएगा कि सामान्यतः इसका नाम हिप्पोकैम्पस होता है, ठीक है। क्या नाम होता है? हिप्पोकैम्पस। और इसका सिर घोड़े के मुख के समान होता है, और ये मछली जल से सीधे तैरती, जल में बिल्कुल सीधे खड़े होकर तैरती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसका शरीर छोटी छोटी हड्डियों की प्लेटों से ढका हुआ होता है जिसे अस्थि प्लेट या फिर बोन प्लेट कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू विच क्लास, यानी कि ऑक्टोपस किस क्लास से संबंधित है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्लैक्टोपॉड्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑर्थोपोड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सिफालोपॉड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिफालोपॉडा, ठीक है। तो ऑक्टोपस को सामान्यतः भाषा में डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है, और ये मोलस्क संघ का एक जंतु है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक समुद्री मांसाहारी जीव है, ठीक है, कार्निवोरस एनिमल है, समुद्रों में पाया जाता है जनरली, और इसमें कोई भी शेल नहीं प्रेजेंट होता, कवच नहीं होता, लेकिन हाँ इसके अंदर 8 टेंटिकल्स होते हैं, 8 भुजाएं होती है जिनमें सकर्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये सिफालोपोडा जो होता है मोलस्क, सिफालोपोडा मोलस्क के नाम से जाना जाता है। क्लास कौन सी है? सिफालोपोडा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एरिस्टोटल लैटर्न यानी कि अरस्तु की लालटेन के नाम से किसको जाना जाता है आपको बताना है, और किससे संबंधित है ये, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के लिए, ऑप्शन नंबर बी है आपका मैस्टिकेशन यानी चबाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है आपका एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है आपका रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैस्टिकेशन। आप देखें इनके उनके माउथ में जो होती है ओपनिंग होती है, कितने 5 या 6 दांत वहाँ पे होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उन्हीं से वो भोजन जब चबाने का काम करते हैं, और इसे ही एरिस्टोटल लालटेन कहा जाता है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है? ग्रीक के प्राचीन समुद्री जहाज़ों जैसा होता है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया था क्या? इसका नाम रखा गया था अरस्तु की लालटेन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए बिल्कुल सिमिलर है। अरिस्टोटल लालटेन कहाँ पे पाया जाता है और उसका दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर 1 है आपका सी आर्चिन, ऑप्शन नंबर बी है सी क्यूकम्बर, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्टार फिश, और ऑप्शन नंबर डी है सी एनीमोन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी आर्चिन।
तो सी अर्चिन जो कि संघ यानी कि फाइलम एकानोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, तो एक जलीय जीव है, ठीक है, और इसमें आर्म्स जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं, आर्म्स नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन इनमें मूवेबल जो कांटे होते हैं, टेंटिकल्स, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें रोशनी उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इसे ही अरिस्टोटल के लालटेन कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकानोडर्मेटा इज, यानी कि एकानोडर्मेट संघ एकानोडर्मेटा का जो लक्षण है वो क्या होता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि जल संवहन तंत्र। ऑप्शन नंबर बी है आपका हीमल सिस्टम, यानी कि हीमल तंत्र। ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबव, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ऑफ द एबव, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी समुद्री जीव होते हैं बेसिकली सब के सब जिस फाइलम के अंतर्गत आते हैं वो है आपका एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। दूसरी चीज़ की इंपॉर्टेंट लक्षण के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में, तो इसको एक अलग से आप एक पेपर और पेन में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ कि इनकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है, यानी कि गोल होती है। दूसरी चीज़ कि ये 3 लेवल या 3 लेयर जो है उनके द्वारा इनकी बॉडी कवर्ड होती है, ठीक है। सिमेट्रिकल होते हैं, इनकी बॉडी में सिमेट्री नज़र आएगी, या तो बायलेटरल होगी या रेडियल होगी, ठीक है। जब ये शिशु प्रवस्था में होते हैं तो ये कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल, लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये आ जाते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो कैसा हो जाते हैं, पेंटामेरस, यानी कि इस तरीके से स्टार की शेप में, ठीक है। दूसरी चीज़, इनकी इस संघ के जो जंतु होते हैं उनमें हेड और ब्रेन जो होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ की जो इनकी बॉडी में सिलोम होती है, कैविटी होती है, वो एंटीसेरेलिक सिलोम जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ की सीलिएटेड पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है जिसके द्वारा इनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो पाया जाता है, हीमल सिस्टम भी पाया जाता है, और पेरीहीमल सिस्टम भी है वो पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यानी कि लोकोमोशन के लिए, इनके पास जल संवहनी तंत्र से संबंधित विशेष प्रकार के छोटे छोटे जो खोखले ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि ट्यूब फीट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें ही ट्यूब फीट कहा जाता है, जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो भोजन ग्रहण करना, संवेदन यानी कि सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन में भी काम करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और कि यहाँ पे जो आप हिम्बल सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, और दूसरा कौन सा देख रहे हैं, पैराहिम्बल सिस्टम, ठीक है। पहला हिम्बल है और दूसरा पैराहिम्बल सिस्टम, ठीक है। दीज बोथ आर रिलेटेड विद सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रुधिर संचरण में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम इन एकानोडर्मेटा इज, यानी कि एकानोडर्मेटा के अंदर जो एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सर्कुलेशन, यानी कि परिवलन। ऑप्शन नंबर बी है आपका मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी है आपका डिफेंस। और ऑप्शन नंबर डी है आपका फूड कलेक्शन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम जो होता है, जो कानियोडर्मेटा का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना, तो ये किससे रिलेटेड है आपके, तो इसका फंक्शन, पहली चीज़ तो ये कि इसका सेकंड नेम क्या होता है, उसको याद कर लीजिए। तो एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम जो होता है इसका सेकंड नेम क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। क्या कहोगे आप इसको, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। दूसरी चीज़ कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है यहाँ पे उसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है पहला लोकोमोशन, दूसरा क्या होता है कैप्चर, तीसरा क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, चौथा क्या होता है एक्सक्रीशन, और पांचवा क्या होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि फंक्शन जो होता है एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम का, पहला होता है लोकोमोशन, दूसरा होता है कैप्चर, तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और उसके बाद एक्सक्रीशन, और फिर है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके इस क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑन्टोजेनी लिवर इज प्रेजेंट, यानी कि ऑन्टोजेनी के बेसिस पे जो लीवर है आपका वो कहाँ पे पाया जाता है। तो लेयर्स लेयर्स के नाम दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एक्टोडर्मल, ऑप्शन नंबर बी है आपका एंडोडर्मल, ऑप्शन नंबर सी है आपका मीजोडर्मल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लीवर होता है वो एंडोडर्मली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज असेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ वाउंड, यानी कि ऐसी कौन सा विटामिन है जो कि घाव भरने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कोबैलेमिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है आपका टोकोफेरॉल और ऑप्शन नंबर डी है आपका निकोटिनामाइड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब देखिए विटामिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है विटामिन सी। किसमें? विटामिन सी, जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस में? आपकी बॉडी में जो घाव भरने की जो टेंडेंसी है ना, यानी कि हीलिंग ऑफ वाउंड, उसमें। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि यहाँ जो आप कोबैलेमिन देख रहे हैं ये आपका विटामिन B12 का एक नाम है। ठीक है, विटामिन B12 को आप क्या कहेंगे? साइनोकोबैलेमिन कहा जाता है, वैसे आप कोबैलेमिन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो आरबीसी की फॉर्मेशन होता है इसका फंक्शन। ठीक है, सेकंड आप देखिए टोकोफेरॉल, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं टोकोफेरॉल, ये क्या होता है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक है, और ये विटामिन ई के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट है आपका निकोटिनामाइड। ठीक है, तो निकोटिनामाइड जिसे विटामिन B2 भी कहा जाता, विटामिन B3 भी कहा जाता है, और ये पिलाग्रा की डेफिशिएंसी के लिए हेल्पफुल होता है, यानी कि जो भी पिलाग्रा का पेशेंट होता है उसे विटामिन B3 देने से पिलाग्रा जो होता है वो एक हद तक सही किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन की जो सिंथेसिस है वो किसके द्वारा होती है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी है ब्लड प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है आपका लीवर और ऑप्शन नंबर डी है आपका बोन मैरो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज सिंथेसिस के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन की जो सिंथेसिस है वो होती है आपकी लिवर के अंदर। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद करिएगा कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ये मैमल्स के अंदर जो होते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मैमल के ब्लड का। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, जब भी ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी कहीं बॉडी में कहीं वाउंड या घाव हो जाता है और जो ब्लड है वो बाहर की तरफ आ जाता है, तब वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है वो आपका करता है यही आपके ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, दूसरी चीज़ की प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है ये सभी बोन मैरो में इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज असेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सैलिवरी अमाइलेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी आयंस की फॉर्मेशन के लिए सैलिवरी अमाइलेज जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्लोरीन माइनस, ऑप्शन नंबर बी है आपका सोडियम प्लस, ऑप्शन नंबर सी है आपका आयरन प्लस और ऑप्शन नंबर डी है आपका SO4 माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आयन एसेंशियल होता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, और सोडियम आयन कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, जबकि Fe++ यानी कि आयरन की जो आयन है वो कंट्रोल करती है हीमोग्लोबिन की रेट को। ठीक है, और जो SO4 होता है यहाँ पे इसे आप देखते हैं ये कोई भी रोल प्ले नहीं करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों जो आप देख रहे हैं बेसिकली आपका सोडियम क्लोराइड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कपफर सेल्स ऑफ लिवर आर कंसर्न्ड विद, यानी कि जो कपफर सेल्स होती हैं लिवर के में वो किस चीज़ से एसोसिएटेड होती हैं आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पॉइजनस सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर बी है ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन नंबर सी है आपका फैगोसाइटोसिस और ऑप्शन नंबर डी है आपका पिनोसाइटोसिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैगोसाइटोसिस। तो कपफर सेल्स जो होती हैं वो लीवर की बीच बीच में कहीं कहीं छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें कफर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये फैगोसाइटोसिस से संबंधित होती हैं। जो मृत एरिथ्रोसाइट्स होती हैं ना और हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? कपफर सेल्स। ठीक है, एक चीज़ और, कपफर सेल्स और कपा पार्टिकल्स आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। पैरामीशियम के अंदर कपा पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द pH ऑफ HCl सिक्रेटेड इन द ह्यूमन स्टमक इज अबाउट, यानी कि ह्यूमन स्टमक के अंदर जो HCl सिक्रेट होता है तो उसका अमाउंट कितना होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका 6.5 to 7.5, ऑप्शन नंबर बी है 6.0 to 6.5, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1.5 to 3.5 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 0.0 to 0.5। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि जो pH होता है HCl का, ये ह्यूमन स्टमक के द्वारा जो सिक्रीट होता है, इसकी pH वैल्यू होती है 1 से 1.5 टू 3.5। ठीक है, अब देखिए, अब सबका आपको अगर वैल्यू नोट करना है तो एक बार नोट कर लीजिएगा। पहले नोट कर लीजिए बाइल जूस की। तो बाइल जूस की जो रेट होती है, जो pH वैल्यू होती है, वो होती है 6.5 टू 7.5। तो ये किसकी है? बाइल जूस की। ठीक है, दूसरा देख लीजिए 6.6 से लेके 6.5 तक, तो ये होता है सलाइवा का। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? माउथ के अंदर। लास्ट देखिए 1.5, तो ये आपको पता ही चल गया। 0 से लेके 0.5 तक, तो ये किसी भी प्रकार का pH नहीं होता है डाइजेस्टिव जूस का। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर फैगोसाइट्स इन लीवर, यानी कि लीवर के अंदर जो फैगोसाइट्स होती हैं, ये कौन सी होती है, कौन सी सेल्स होती हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कपफर सेल्स, ऑप्शन नंबर बी है एसिनर सेल्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका डाइटर सेल्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका हेंसियन सेल्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपफर सेल्स जो होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? फैगोसाइटोसिस इन लीवर। ठीक है, इसे स्टेलेट मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है और कपफर बॉविक सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, और एक स्पेशलाइज्ड माइक्रोफेजेस होती हैं जो कि लीवर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती हैं? तो जो वॉल होती है साइनोसॉइड्स की, वहाँ पे पाई जाती हैं, और ये मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटोसिस सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पायरोलिक एक्सट्रैक्ट कंटेन्स द हार्मोन, यानी कि जो पायरोलिक एक्सट्रैक्ट होता है, इसके अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका गैस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिक्रेटिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका पैंक्रियोजाइमिन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोलेसाइटोकाइनिन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गैस्ट्रिन। ठीक, गैस्ट्रिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड को, यानी कि HCl को, बाय पैरिएटल सेल्स। ठीक, आपको पता है कि HCl सेल की सिक्रीशन का HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन कहाँ से होती है? तो पैरिएटल सेल्स के द्वारा होती है। कहाँ पर? स्टमक के अंदर। ठीक है, तो इसे स्टिमुलेट करता है, जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है, इसको स्टिमुलेट करने का काम किसका होता है? HCl का। एक और फंक्शन जान लीजिए HCl का, कि बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल पार्टिकल एंटर कर जाते हैं, तो HCl क्या करता है? उन सभी हार्मफुल पार्टिकल्स को किल करने का काम करता है। ठीक है, ये रिलीज होता है जी सेल्स से, जो कि पाइलोरिक एंट्रम जो होती है स्टमक का, उसका एक पार्ट होती है। ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम क्या है? स्टमक का एक पार्ट है, उससे रिलीज होती है जी सेल्स। ठीक है, अब देखिए ड्यूडेनम जो होता है और पैंक्रियास जो होता है, यहाँ से जी सेल्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो कहाँ से? स्टमक से, ड्यूडेनम से और पैंक्रियास से। ठीक है, दूसरा चीज़ कि ये रिलीज और स्टिमुलेट कहाँ से होती है? तो पेप्टाइड्स जो होती है ना, ल्यूमेन स्टमक की जो ल्यूमन होती है, उसके पेप्टाइड्स के द्वारा ये स्टिमुलेट होती हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे सिमिलर मिलेगा, लेकिन ऑप्शन हमेशा बदला हुआ होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही है, कपफर सेल्स आर, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन बदला हुआ है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन देखिएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कपफर सेल्स आर, हिंदी में देखिए कुफर कोशिकाएं होती हैं। अब सारे ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ इलियम, यानी कि इलियम की अवशोषण कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी है आपका फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ लीवर, यानी कि यकृत की फैगोसाइट कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी है आपका अल्फा सेल्स ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ऑप्शन नंबर डी है यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिका, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सिक्रेटरी सेल्स ऑफ सीबेशियस ग्लैंड, यानी कि सीबेशियस ग्रंथियों की स्रावी कोशिकाएं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैगोसाइटिस ऑफ लिवर जो होता है, इनका फंक्शन कौन करता है? कपफर सेल्स। ठीक है, कपफर सेल्स के को एक और नाम से बुलाया जाता है फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ लिवर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है लीवर परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस, वन ऑफ दिस फंक्शन इज, यानी कि लीवर कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो लीवर का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ग्लाइकोहिस्टोलिसिस, ऑप्शन नंबर बी है आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मेंटेनिंग सॉल्ट बैलेंस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? एक बायोकेमिकल ब्रेकेज है ग्लाइकोजन का,
और ग्लाइकोजन से लेकर जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है इसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ऑपोजिट है जस्ट इसका। जो ग्लाइकोजेनोलिसिस हमने आपको बताया कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का कन्वर्ट होना, इसका जस्ट उल्टा होता है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ठीक है। कई सारे टर्म्स होते हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है। ठीक है। तो सारे टर्म्स हैं, आपको हम आगे चल करके छोटे छोटे पार्ट्स में, आपको छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ नॉलेज के रूप में हर वीडियो के हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें कन्वे करते हैं। ठीक है। तो जस्ट वीडियो का फ्रंट सेक्शन, पहला सेक्शन जो होता है वो ज़रूर देखिएगा, फ्रंट नहीं पहला सेक्शन। ठीक है। जहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज, यानी कि बाइल जो होता है, बाइल जूस जिसे पित्त कहते हैं। ठीक है। तो पित्त रस जो होता है वो किसकी डाइजेशन में, यानी कि पाचन में मदद करता है, डाइजेशन ऑफ फैट में कैसे मदद करता है। ठीक। तो 4 ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, इट एक्टिवेट्स फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ऑप्शन नंबर बी है आपका, इट डिग्रेड्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर सी है, इट इमल्सिफाइज फैट। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, इट मेक्स द मीडियम अल्कलाइंस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाइल जो होता है वो इमल्सिफाई करता है फैट को। ठीक है। इसी से क्या होता है, फैट के डाइजेशन। ठीक है। अब देखिए, बाइल के अंदर 2 टाइप्स के सॉल्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो सॉल्ट है आपका वो कहलाता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसके अंदर NaCl, Na2CO3 और NaHCO3 जो है वो पाया जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्ट क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ द फूड। ठीक है। और एक मीडियम जो है यहाँ पे वो उसको बेसिक बनाता है। ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्ट देखिए। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक। अब ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है यहाँ पे सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है। और दूसरा होता है सोडियम टोरोकोलेट। ठीक। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, बाइल जूस के अंदर। तो जो मेन फंक्शन होता है इस सॉल्ट का वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है ये सॉल्ट। ठीक है। क्योंकि ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है ये इसके ऊपर एक्ट कर पाए, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर जो है, एक इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की सीरीज़। उम्मीद है आज की सीरीज़ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। और गाइज नेक्स्ट मैराथन का बहुत ही जल्दी जो नेक्स्ट मैराथन क्लास है हम लेकर आएंगे, करीबन 2 या 3 घंटे की, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।